बरकरार रखने का नैतिक दायित्व भी मानता है। जैसे कई सारी घटनाओं में हम जब व्याख्या करते हैं, जैसे अभी सीसीआई पे जूता चला और वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग की गई। लेकिन पूरा विमर्श इस बात पे केंद्रित होता है कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, दलित समाज के साथ भेदभाव हुआ, दलित समाज के साथ एट्रोसिटीज हुआ। हम उस व्यवस्था पे बात तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम उस व्यवस्था और उस संरचना पे बात नहीं करते हैं जो एक खास तबके को ताकत देता है। जैसे कभी आपने कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में, बैठकों में इस बात पे कभी उसका उसका जो है वो एक विचार का एक स्वरूप नहीं देखेंगे कि नहीं सामान्य जाति के, जैसे अभी गांधी जी की जयंती थी। आप अगर सामान्यतः अगर आप सोशल मीडिया पे और तमाम और माध्यमों से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कौन तबका जो गोडसे को जिंदाबाद, गोडसे क्योंकि हम लोग जब राजनीति के शुरुआती दौर में आया गया तो ये बहुत पहली बार जब यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इन शब्दों से वाकिफ हुआ गया तो एक पक्षीय की सामाजिक न्याय को हम किस रूप में देखते हैं? क्या सामाजिक न्याय उसी रूप में है कि किसी एक समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हुए हम पूरे इस राज्य की व्यवस्था को उस रूप में ला सकते हैं कि केवल एक पक्ष को न्याय देके सबकी बात उसमें शामिल हो सकती है। जैसे जब भी न्याय की बात आती है तो हम लोग बहुत उसको कतरे में देखते हैं कि चलो दलित को न्याय, पिछड़े को न्याय, महिला को न्याय, आदिवासी को न्याय, बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं। लेकिन न्याय का सवाल बहुत होलिस्टिक में है, एक प्रॉपर उस तरह का अप्रोच है जैसे हम लोग पहली बात ये दिमागी तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमने एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया है जो नेशन स्टेट के तौर पे है, और इस नेशन स्टेट से ही हमने तय किया है कि हमारा जो समाज का राजकाज की जो व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक ढांचा है, किस रूप में आगे बढ़ेगी। तो जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें एक अपने नजरिए को किसी एक ढांचे में बांटने के बजाय व्यापक नजरिए से उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये मशीन ऐसा है कि अगर आप किसी भी तरह से, जैसे आज हम दलित समाज का आवाज थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो हम ये मानते हैं कि चलो दलित की हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे घुमंतु समाज के लोग हैं। अभी हम लोग के बीच में आने वाले थे मिरासी समाज के लोग, मिरासी समाज के नाम भी बहुत को वाकिफ नहीं होंगे, जो जिनकी आबादी अभी इसी हॉल में कुछ दिन पहले उन समुदायों का कार्यक्रम हुआ जिसकी आबादी 50 है, 100 है, 200 है। तो हम जिसकी संख्या जिसकी जितनी संख्या भागी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल जब भी करते हैं तो हमेशा जो बड़े नंबर्स का की समाज है उसको तो ध्यान में रखते ही है, साथ ही साथ हमारे ध्यान में छोटे नंबर्स के अपर जो तबका है समाज में जिसको हम सामान्य जाति के लोग कहते हैं उनका ध्यान में जरूर रहता है। लेकिन समाज में वो तबका जिनकी आबादी भी कम है तो सबसे ज्यादा हाशिए में है, उनका आवाज, उनकी बातें हम तक नहीं पहुंच पाती और इसकी वजह से हम सामाजिक न्याय के का पूरी तरह से अगर हम सामाजिक न्याय इस देश में चाहते हैं तो दोनों तरफ के पक्षों को, जैसे दो तरह की धारणा इस देश में बनी है। एक समाज मानता है कि हम हजारों साल से सताए गए हैं, हजारों साल से हमारा शोषण हुआ है, और एक समाज जो ये मानता है कि हम हजारों साल से ताकत में रहे हैं और वो अपना नैतिक आधार मानता है कि चूंकि हम ताकत में रहे हैं इसलिए आज भी हमको ताकत में और व्यवस्था में ऊंचे दर्जे पे रहना पड़ेगा। तो ये इस नैतिक बोध के साथ समाज में असमानता और भेदभाव को बरकरार रखने का नैतिक दायित्व भी मानता है। जैसे कई सारी घटनाओं में हम जब व्याख्या करते हैं, जैसे अभी सीसीआई पे जूता चला और वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग की गई। लेकिन पूरा विमर्श इस बात पे केंद्रित होता है कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, दलित समाज के साथ भेदभाव हुआ, दलित समाज के साथ एट्रोसिटीज हुआ। हम उस व्यवस्था पे बात तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम उस व्यवस्था और उस संरचना पे बात नहीं करते हैं जो एक खास तबके को ताकत देता है। जैसे कभी आपने कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में, बैठकों में इस बात पे कभी उसका जो है वो एक विचार का एक स्वरूप नहीं देखेंगे कि नहीं सामान्य जाति के, जैसे अभी गांधी जी की जयंती थी। आप अगर सामान्यतः अगर आप सोशल मीडिया पे और तमाम और माध्यमों से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कौन तबका जो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता है। तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम दलित समाज के लोग, तमाम अम्बेडकर को मानने वाले लोग गांधी से असहमति रखते थे, राजनीतिक असहमति रखते थे। वो कहते थे कि गांधी इस रूप में यहाँ पे गलत है,
लेकिन कभी भी वो गोडसे जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। तो जो सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है, जो चिंता का सवाल है, वो दलित पे हिंसा से भी बड़ा चिंता का सवाल है सामान्य जाति के उन वर्गों की चेतना पे है, उनकी मानसिक विकास पे है। क्यों, किस तरह से गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा ले रहे हैं, उनके अंदर इस तरह का साहस कैसे पैदा होता है, क्या उनकी क्या संरचना है सामाजिक को इस तरह का साहस कर पाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इन तबकों पे विचार किया जाता है। कभी आप कॉन्फ्रेंसों में नहीं देखेंगे कि नहीं हाँ सामान्य जाति के उन वर्गों के सोचने समझने की प्रक्रिया पे चिंतन किया जाए, कभी आप इस तरह का डिस्कोर्स नहीं देखेंगे। जबकि ये बहुत अर्जेंट इस बात की नीड है कि आप इस पे विचार करें। तमाम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इस पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो कि कैसे उस तबके की इस बीमारी को दूर करा जाए। क्योंकि ये वास्तव में अगर, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपको नेशनल स्टेट पर, क्योंकि ये तो अभी पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि अभी जो व्यवस्था है समाज संचालन का वो नेशनल स्टेट है, वो राज्य व्यवस्था, वो स्टेट है। तो इस स्टेट को दोनों पक्षों को मिलके, जैसे एक बार जब मैंने बनारस में इस राज व्यवस्था का बड़ा, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी थे महाराष्ट्र के, तो चूंकि वो ऐसे समाज से आते थे जो ये मानता है कि ये तमाम जो जमीनें हैं राजा होने के भाव से हमारी है, वो राजा होने का भाव से वो मानते कि जमीनें हमारी से तमाम लोग उस पर पल रहे हैं। जबकि स्थिति ऐसी रही, जैसे बनारस का मैं आपको उदाहरण दूं, बनारस के राज व्यवस्था का मैंने एक तरीके से पड़ताल किया कि कैसे उनको राज सत्ता हासिल हुआ। क्योंकि भारत में जमीनों या संसाधनों पे जो कब्जेदारी का सवाल है, ऐसे जब मैंने उसमें पाया कि किस तरह से एक रेवेन्यू का कलेक्शन करने वाला व्यक्ति जो अपने रेवेन्यू का विस्तार और करता है, रेवेन्यू कलेक्शन के क्षेत्र का और विस्तार करता है, और उस विस्तार के बाद अंग्रेजों के यहाँ बाकायदे गुहार करता है कि आप हमें राजा की पदवी दीजिए। फिर उसके बाद वो राजा की पदवी के द्वारा जो मिलने वाला उसको भू क्षेत्र था जिसको लगान वसूलता था, अब वो चूंकि बेहतर तरीके से लगान वसूल रहा है इसलिए उसको और ज्यादा भू क्षेत्र दिया गया कि और आप ज्यादा जो है भू प्रबंधन और भू क्षेत्र से लगान वसूल के आए। तो अब चूंकि वो उसमें भी निपुण हो गया, उसमें भी माहिर हो गया, तो उसने अंग्रेजों से गुहार किया कि हमें महाराजा की पदवी से नवाजे, राजा की बात होगी या महाराजा की पदवी से नवाजे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो तुम अपने दरवाजे पे थोड़ा सा दो कुपला के रख दो, इतने हाथी रख लो, इतने घोड़े रख लो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस मन स्थिति की रचना कैसे होती है, और हम सब उसको इस तरह से मानते हैं कि जैसे वो हजारों साल की परंपरा है, हजारों साल की व्यवस्था है जिसमें उनको जमीनों पे इतने बड़े भूभाग पे अधिकार होने का दायित्व प्राप्त है, और उसी भाव से तमाम उन समाजों से जुड़े हुए लोग इस जो है श्रेष्ठता बोध में जीते हैं कि नहीं हम उसके मालिक रहे, हमने तमाम लोगों को जमीनें बांटी हैं, जब तमाम लोग हमारे मातहत हैं। तो इस श्रेष्ठता के भाव ने भी सामाजिक न्याय की पूरी व्यापक सोच की, सामाजिक न्याय की दावेदारी को कुंठित किया है और उसको कमजोर किया है। क्योंकि जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पक्ष जो है किसी से कुछ गुहार कर रहा है, जबकि गुहार करने का सवाल ही नहीं है। इस व्यवस्था का, उस व्यवस्था की रचना में आप एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब रहे हैं, और उस प्रतिबिंब को दोबारा से पुनः स्थापित करना है, उस ताकत को दोबारा से पुनः स्थापित करना है जिसमें इन तमाम वर्गों को, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे घुमंतू समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, उसकी बराबरी की भागीदारी से सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि हमेशा से ही जो राज्य व्यवस्था होता है, वो जो प्रभुत्वशाली जो आवाज होता है, जो प्रभुत्वशाली तबका होता है, उसको स्पेस देता है। और जब हम सब मिलके इस सोच के साथ कि दोनों तत्वों को मिलकर इस राज्य की संरचना को बदलना है, जब वो खड़ा होता है तब उसके बाद चीजें बदल पाती है। क्योंकि मूल समस्या इसी पे आती है ना कि जो चीजों के बंटवारे का सवाल है, जैसे हमारे पास एक किताब है तो हम सुनिश्चित कर पाए कि सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, या फिर जो प्रक्रिया का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल प्रक्रिया का सवाल है और अभ्यास का सवाल है। हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की बात भी करते हैं लेकिन वो हमारे अभ्यास में ही नहीं होता है कि सामाजिक न्याय को हम बातचीत के बजाय अपने स्वभाव में ला पाए, अपनी प्रक्रिया का उसको हिस्सा बना पाए। और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, भारत में ये लड़ाई जारी है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जारी है। तमाम लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अगर हम अमेरिका को देखें, जो जिसको हम मानते हैं कि आज डेमोक्रेसी में और सरकार व्यवस्था में सबसे ऊपर है, राज्य की जो उद्विकासी प्रक्रिया है उसमें अमेरिका सबसे ऊंचे पायदान पे है, लेकिन वहां पे भी एक अनवरत प्रक्रिया के साथ सारे नागरिकों को
हर तरीके का राजनीतिक अधिकार नहीं पाया। नहीं तो वहां भी ये तय था कि नहीं, पहले जो व्हाइट मैन है, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्हीं को सारे राजनीतिक अधिकार दिए जाए। फिर उसके बाद जब तमाम लोगों ने आंदोलन किया तो वहां के जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको अधिकार मिला। फिर उसके बाद जो है वहाँ इंडिजिनस लोगों को अधिकार मिला और बहुत बाद में जाके महिलाओं को अधिकार मिला। तो हम सबको ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आज हम शुरू करेंगे आज खत्म हो जाएगी। आज हमारा कोई एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के बाद वो पूरी बात खत्म हो जाएगी। ये हमेशा से जब तक मानव समाज का ढांचा रहेगा, जब तक जो है प्रशासन के नए नए तरीके आएंगे, हमेशा हमको इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहना पड़ेगा कि हम बेहतर से बेहतर और न्यायपूर्ण समाज को बनाते जाएं। और निगम जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह के सामाजिक न्याय के क्रम में इस तरह के पुस्तक को लाए हैं। और आज से हमारा विशेष तौर पे आग्रह है कि इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप नई किताब लाएंगे जिसमें और सारे नायकों को हम रख सकेंगे, और उत्तर से दक्षिण से लेके पूरब से पश्चिम से लेके सारे नायकों का एकदम वहां संकलन आता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से हमारे निगम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग जब राजनीति के शुरुआती दौर में आया गया तो ये बहुत पहली बार जब यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में इन शब्दों से वाकिफ हुआ गया तो एक पक्षीय की सामाजिक न्याय को हम किस रूप में देखते हैं। क्या सामाजिक न्याय उसी रूप में है कि किसी एक समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हुए हम पूरे इस राज्य की व्यवस्था को उस रूप में ला सकते हैं कि केवल एक पक्ष को न्याय देके सबकी बात उसमें शामिल हो सकती है। जैसे जब भी न्याय की बात आती है तो हम लोग बहुत उसको कतरे कतरे में देखते हैं कि चलो दलित को न्याय, पिछड़े को न्याय, महिला को न्याय, आदिवासी को न्याय, बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं। लेकिन न्याय का सवाल बहुत होलिस्टिक में है, एक प्रॉपर उस तरह का अप्रोच है जिसे हम लोग पहली बात ये दिमागी तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमने एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया है जो नेशन स्टेट के तौर पर है। और इस नेशन स्टेट से ही हमने तय किया है कि हमारा जो समाज का राजकाज की जो व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक ढांचा किस रूप में आगे बढ़ेगी। तो जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें एक अपने नजरिए को किसी एक ढांचे में बांटने के बजाय एक व्यापक नजरिए से उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये मशीन ऐसा है कि अगर आप किसी भी तरह से, जैसे आज हम दलित समाज का आवाज थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो हम ये मानते हैं कि चलो दलित की हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे घुमंतु समाज के लोग हैं। अभी हम लोग के बीच में आने वाले मिरासी समाज के लोग, मिरासी समाज के नाम भी बहुत को वाकिफ नहीं होंगे, जो जिनकी आबादी अभी इसी हॉल में कुछ दिन पहले उन समुदायों का कार्यक्रम हुआ जिसकी आबादी 50 है, 100 है, 200 है। तो हम जिसकी जितनी संख्या भागी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल जब भी करते हैं तो हमेशा जो बड़े नंबर्स का समाज है उसको तो ध्यान रखते ही है, साथ ही साथ हमारे ध्यान में छोटे नंबर्स के अपर जो तबका है समाज के, जिसको हम सामान्य जाति के लोग कहते हैं, उनका ध्यान में जरूर रहता है। लेकिन समाज में वो तबका जिनकी आबादी भी कम है, जो सबसे ज्यादा हाशिए में है, उनका आवाज, उनकी बातें हम तक नहीं पहुंच पाती। और इसकी वजह से हम सामाजिक न्याय के का पूरी तरह से अगर हम सामाजिक न्याय इस देश में चाहते हैं तो दोनों तरफ के पक्षों को, जैसे दो तरह की धारणा इस देश में बनी है। एक समाज मानता है कि हम हजारों साल से सताए गए हैं, हजारों साल से हमारा शोषण हुआ है, और एक समाज जो ये मानता है कि हम हजारों साल से ताकत में रहे हैं और वो अपना नैतिक आधार मानता है कि चूंकि हम ताकत में रहे हैं इसलिए आज भी हमको ताकत में और व्यवस्था में ऊंचे दर्जे पे रहना पड़ेगा। तो ये इस नैतिक बोध के साथ समाज में असमानता और भेदभाव को बरकरार रखने का नैतिक दायित्व भी मानता है। जैसे कई सारी घटनाओं में हम जब व्याख्या करते हैं, जैसे अभी सीसीआई पे जूता चला और वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को मौत नीची की गई, लेकिन पूरा विमर्श इस बात पे केंद्रित होता है कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, दलित समाज के साथ भेदभाव हुआ, दलित समाज के साथ एट्रोसिटीज हुआ। हम उस व्यवस्था पे बात तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम उस व्यवस्था और उस संरचना पे बात नहीं करते हैं जो एक खास तबके को ताकत देता है। जैसे कभी आपने कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में, बैठकों में इस बात पे कभी उसका जो है वो एक विचार का एक स्वरूप नहीं देखेंगे कि नहीं सामान्य जाति के, जैसे अभी गांधी जी की जयंती थी, आप अगर सामान्यतः अगर आप सोशल मीडिया पे और तमाम और माध्यमों से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कौन तबका जो
जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता है। तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम दलित समाज के लोग, तमाम अम्बेडकर को मानने वाले लोग गांधी से असहमति रखते थे, राजनीतिक असहमति रखते थे। वो कहते थे कि गांधी इस रूप में यहाँ पे गलत है, लेकिन कभी भी वो गोडसे जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। तो जो सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है, जो चिंता का सवाल है, वो दलित पे हिंसा से भी बड़ा चिंता का सवाल है, सामान्य जाति के उन वर्गों की चेतना पे है, उनकी मानसिक विकास पे है, क्यों किस तरह से गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा ले रहे हैं, उनके अंदर इस तरह का साहस कैसे पैदा होता है, क्या उनकी क्या संरचना है सामाजिक को इस तरह का साहस कर पाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इन तबकों पे विचार किया जाता है। कभी आप कॉन्फ्रेंसों में नहीं देखेंगे कि नहीं, हाँ, सामान्य जाति के उन वर्गों के सोचने समझने की प्रक्रिया पे चिंतन किया जाए, कभी आप इस तरह का डिस्कोर्स नहीं देखेंगे। जबकि ये बहुत अर्जेंट इस बात की नीड है कि आप इस पे विचार करें। तमाम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इस पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो कि कैसे उस तबके की इस बीमारी को दूर करा जाए, क्योंकि ये वास्तव में क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपको नेशनल स्टेट पर, क्योंकि ये तो अभी पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि अभी जो व्यवस्था है समाज संचालन का, वो नेशनल स्टेट है, वो राज्य व्यवस्था, वो स्टेट है। तो अब इस स्टेट को, दोनों पक्षों को मिलके, जैसे एक बार जब मैंने बनारस में इस राज व्यवस्था का बड़ा, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी थे महाराष्ट्र के, तो क्योंकि वो ऐसे समाज से आते थे जो ये मानता है कि ये तमाम जो जमीनें हैं राजा होने के भाव से हमारी है, वो राजा होने का भाव से मानते कि जमीनें हमारी, से तमाम लोग उस पर पल रहे हैं। जबकि स्थिति ऐसी रही, जैसे बनारस का मैं आपको उदाहरण दूं, बनारस के राज व्यवस्था का मैंने एक तरीके से पड़ताल किया कि कैसे उनको राज सत्ता हासिल हुआ, क्योंकि भारत में जमीनों या संसाधनों पे जो कब्जेदारी का सवाल है, ऐसे जब मैंने उसमें पाया कि किस तरह से एक रेवेन्यू का कलेक्शन करने वाला व्यक्ति जो अपने रेवेन्यू का विस्तार और करता है, रेवेन्यू कलेक्शन के क्षेत्र का और विस्तार करता है, और उस विस्तार के बाद अंग्रेजों के यहाँ बाकायदे गुहार करता है कि आप हमें राजा की पदवी दीजिए। फिर उसके बाद वो राजा की पदवी के द्वारा जो मिलने वाला उसको भू क्षेत्र था जिसपे वो लगान वसूलता था, अब वो चूंकि बेहतर तरीके से लगान वसूल रहा है, इसलिए उसको और ज्यादा भू क्षेत्र दिया गया कि और आप ज्यादा जो है भू प्रबंधन और भू क्षेत्र से लगान वसूल के आए। तो अब चूंकि वो उसमें भी निपुण हो गया, उसमें भी माहिर हो गया, तो उसने अंग्रेजों से गुहार किया कि हमें महाराजा की पदवी से नवाजे, राजा की बात होगी या महाराजा की पदवी से नवाजे। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो तुम अपने दरवाजे पे थोड़ा सा दो कुपला के रख दो, इतने हाथी रख लो, इतने घोड़े रख लो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस मन स्थिति की रचना कैसे होती है, और हम सब उसको इस तरह से मानते हैं कि जैसे वो हजारों साल की परंपरा है, हजारों साल की व्यवस्था है, जिसमें उनको जमीनों पे, इतने बड़े भूभाग पे अधिकार होने का दायित्व प्राप्त है, और उसी भाव से तमाम उन समाजों से जुड़े हुए लोग इस जो है श्रेष्ठता बोध में जीते हैं कि नहीं, हम उसके मालिक रहे, हम तमाम लोगों को जमीनें बांटी हैं, तमाम लोग हमारे मातहत हैं। तो इस श्रेष्ठता के भाव ने भी सामाजिक न्याय की पूरी व्यापक सोच की, सामाजिक न्याय की दावेदारी को कुंठित किया है और उसको कमजोर किया है। क्योंकि जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पक्ष जो है किसी से कुछ गुहार कर रहा है, जबकि गुहार करने का सवाल ही नहीं है। इस व्यवस्था का, उस व्यवस्था की रचना में आप एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब रहे हैं, और उस प्रतिबिंब को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है, उस ताकत को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है, जिसमें इन तमाम लोगों को, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे घुमंतू समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, उसकी बराबरी की भागीदारी से सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि हमेशा से ही जो राज्य व्यवस्था होता है, वो जो प्रभुत्वशाली जो आवाज होता है, जो प्रभुत्वशाली तबका होता है, उसको स्पेस देता है। और जब हम सब मिलके इस सोच के साथ कि दोनों तत्वों को मिलकर इस राज्य की संरचना को बदलना है, जब वो खड़ा होता है, तब उसके बाद चीजें बदल पाती है। क्योंकि मूल समस्या इसी पे आती है ना कि जो चीजों के बंटवारे का सवाल है, जैसे हमारे पास एक किताब है तो हम सुनिश्चित कर पाए कि सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, या फिर जो प्रक्रिया का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल प्रक्रिया का सवाल है और अभ्यास का सवाल है। हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की बात भी करते हैं, लेकिन वो हमारे अभ्यास में ही नहीं होता है कि सामाजिक न्याय को हम बातचीत के बजाय अपने स्वभाव में ला पाए, अपनी प्रक्रिया का उसको हिस्सा बना पाए। और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, भारत में ये लड़ाई जारी है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जारी है। तमाम लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अगर हम अमेरिका को ही देखें, जो जिसको हम मानते हैं कि आज डेमोक्रेसी में और सत्ता
व्यवस्था में सबसे ऊपर है। राज्य की जो उद्विकासी प्रक्रिया है उसमें अमेरिका सबसे ऊंचे पायदान पे है, लेकिन वहां पे भी एक अनवरत प्रक्रिया के साथ सारे नागरिकों को हर तरीके का राजनीतिक अधिकार मिल पाया। नहीं तो वहां भी ये तय था कि नहीं, पहले जो व्हाइट मैन है, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्हीं को सारे राजनीतिक अधिकार दिए जाए। फिर उसके बाद जब तमाम लोगों ने आंदोलन किया तो वहां के जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको अधिकार मिला। फिर उसके बाद जो है वहां इंडिजिनस लोगों को अधिकार मिला और बहुत बाद में जाके महिलाओं को अधिकार मिला। तो हम सबको ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आज हम शुरू करेंगे आज खत्म हो जाएगी। आज हमारा कोई एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के बाद वो पूरी बात खत्म हो जाएगी। ये हमेशा से जब तक मानव समाज का ढांचा रहेगा, जब तक जो है प्रशासन के नए नए तरीके आएंगे, हमेशा हमको इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहना पड़ेगा कि हम बेहतर से बेहतर और न्यायपूर्ण समाज को बनाते जाएं। और निगम जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह के सामाजिक न्याय के क्रम में इस तरह के पुस्तक को लाए हैं, और आपसे हमारा विशेष तौर पे आग्रह है कि इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप नई किताब लाएंगे जिसमें और सारे नायकों को हम रख सकेंगे, और उत्तर से दक्षिण से लेके पूरब से पश्चिम से लेके सारे नायकों का एकदम वहां संकलन आता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से हमारे निगम जी को बहुत बहुत धन्यवाद।